नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप सभी का मुद्दे की बात में हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी का लाडली बहना बनाम कांग्रेस का ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। आज मुद्दे की बात में हम इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले अहम खबर आपको बता देता हूं जिसके चलते आज हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। दरअसल ओपीएस को लागू करवाने के लिए देश के दिल मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक फिर से धरना प्रदर्शन की खबर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ओपीएस बहाली की मांग की जा रही है। अब की बार भारतीय मजदूर संघ और सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम की जगह ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग तेज कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से नई पेंशन स्कीम समाप्त कर गारंटेड पेंशन स्कीम यानी कि जीपीएस 1972 लागू करने की मांग की है। गारंटेड पेंशन स्कीम की मांग क्यों की जा रही है, आप गारंटेड पेंशन स्कीम की विशेषता से आसानी से समझ सकते हैं। जीपीएस के तहत कर्मचारी के मूल आय का 10% मासिक आय और राज्य सरकार की ओर से 10% मिलाया जाता है। वे जीपीएफ के तहत अपने अंतिम प्राप्त वेतन से 33% के बराबर गारंटी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और यदि वो अपने मासिक वेतन का 14% से ज्यादा देने के इच्छुक हैं, जो कि 14% सरकारी से मिलाया जाएगा, तो वे अपने अंतिम आहरित वेतन यानी कि लास्ट विड्रॉल सैलरी के 40% की गारंटी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन प्रणाली दोनों के पहलू शामिल हैं। ऐसा करने पर यह परिभाषित लाभ के लिए 2 विकल्प प्रदान करता है और कर्मचारियों से मासिक परिभाषित योगदान का अनुरोध करता है। अब यहां पर यह बताना जरूरी है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा लागू किया गया नया गारंटेड पेंशन सिस्टम भी सुर्खियों में आ चुका है। यहां से गारंटेड पेंशन योजना यानी कि जीपीएस की मांग तेज हो चुकी है। अब आपको ओपीएस और एनपीएस का अंतर मैं समझाता हूं, इसे समझना बहुत आसान होगा। जीपीएस, ओपीएस और एनपीएस की लड़ाई क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसको भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के दौरान अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक तय पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू हो जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता और ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का भी प्रावधान है। यह बात ओपीएस की हुई। एनपीएस क्या करता है आपको यह बता देता हूं। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए का कटौती होती है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर भी फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। एनपीएस में प्रावधान नहीं मेडिकल फैसिलिटी यानी कि एफएमए है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस मुद्दे पर भोपाल से कर्मचारी संघ और रेलवे मजदूर संघ की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि आखिर एनपीएस क्या कहता है और क्यों लोग इसके पक्ष में। एफआईआर के आह्वान पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और पूरे भारतीय रेलवे से 10 अगस्त को हमने एक विशाल रैली रामलीला मैदान पे की थी और वहां ये निर्णय लिया था कि हम हर मंथ के 21 तारीख को अलग अलग चरण में कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमने
सितंबर और अक्टूबर महीने में 20 और 21 को हमने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में लोगों को जागृत किया कि एनपीएस खत्म करो और ओपीएस को अपन को लेके आना है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर होने के बाद नवंबर में हमने 20 और 21 तारीख को फिर से वोटिंग सिस्टम का जो हमारे पास एक जरिया था कि इससे हम सरकार को चेताएं कि हमारा कुल रेल कर्मचारी 15,526 कुल रेल कर्मचारी भोपाल डिवीजन में हैं, जिसमें 10,170 ने कल सहमति करके अपने वोट दिए हैं। राष्ट्रीय संगठन ने जो आंदोलन का निर्णय लिया है उसका राज्य कर्मचारी भी पूरा समर्थन कर रहे हैं। हमने प्रस्ताव पारित करके पत्र भी दे दिया है और दिल्ली में जो आंदोलन ये किया जा रहा है महाहड़ताल करके, उसमें राज्य के कर्मचारी मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में दिल्ली जाएंगे और आंदोलन का समर्थन करेंगे और आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेके केंद्र की जो पेंशन विरोधी नीति रही है उससे कारण सभी राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों में भयंकर असंतोष व्याप्त है। तो ये आपने सुना कि आखिर जो इसके समर्थन में लोग हैं वो क्या कहते हैं, या जो राज्य कर्मचारी नेता हैं वो इस पर क्या कहते हैं। कुलभूषण के पास इसे लेकर कुछ और जानकारी है। संक्षेप में कुलभूषण से बात कर ले तो उसके बाद मुकेश गालब जो कि महासचिव WCR कर्मचारी यूनियन के हैं जबलपुर से, उनके पास चलेंगे, और सुरेश शर्मा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलेंगे। कुलभूषण, क्या जानकारी? देखिए मनोज जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि विपक्ष ने यह मुद्दा जोरों शोरों से इस विधानसभा चुनाव में उठाया। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से एक बूस्टर डोज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को ओल्ड पेंशन स्कीम का मिला था, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ये बात रखी कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 2004 ओल्ड पेंशन नई स्कीम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 6 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, लेकिन इसमें से अगर हम आधे की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में संविदा नियुक्ति पर तकरीबन 2-2.5 लाख से अधिक कर्मचारी मौजूद है, चाहे आंगनवाड़ी या संविदा नियुक्ति की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो इसका असर है मध्य प्रदेश में जो कर्मचारियों का जो आंदोलन था वो हमें मध्य प्रदेश में कम देखने को मिला। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो लगातार आंदोलन की राह की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15,000 से अधिक जो है सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी हैं। एक गुप्त मतदान कराया जाता है राजधानी भोपाल में और 99% जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो इस पर सहमति देते हैं, तो वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश जो कर्मचारी बोर्ड है, उनके जो सदस्य हैं, उन्होंने इस पूरे आंदोलन पर अपना समर्थन दिया, समर्थन दे दिया। और हम सुन भी रहते कुलभूषण, हम सुन भी रहते कि आखिर वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, आपने विस्तार से जानकारी दी। अब हम चलेंगे सीधे मुकेश गालब साहब और सुरेश शर्मा जी के पास, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आखिर क्या कहती है ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या कहती है एनपीएस, और इन सब के बीच टकराव क्या है, जहां पर विपक्ष लगातार ओपीएस को मुद्दा बना रहा है, वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, वो कहती है कि जनाब ये ठीक नहीं है। हम मुकेश गालब जी के पास चलेंगे। मुकेश गालब साहब, आखिर क्यों जरूरी है ओल्ड पेंशन स्कीम? धन्यवाद साहब। जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल है, ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम इस प्रकार की है कि इसमें कर्मचारी 60 साल की आयु के बाद जब रिटायर होता है तो उसको उसका बेसिक का 50% प्लस महंगाई भत्ता का मिला करके भुगतान होता है पेंशन के रूप में। और उसके बाद जब कर्मचारी यदि स्वर्गवास हो जाए तो उसकी फैमिली पेंशन उसकी विधवा को मिलती है, और वो भी अगर एक्सपायर हो जाए 2-4 साल के बाद पेंशन लेने के बाद, तो फिर उस पे कोई विडो उसकी डॉटर है या अनमेरिड उसकी डॉटर है, उसको भी ये फैमिली पेंशन का जो है प्रावधान है। कोई विकलांग उसका जो है फैमिली में कोई बच्चा है तो उसको भी एक सामाजिक सुरक्षा का ओपीएस में जो है मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से ओपीएस में बहुत अच्छे प्रावधान है। पूरी पीढ़ी, पूरे फैमिली उसको जो है ये सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करती है। एनपीएस का जहां तक सवाल है, एनपीएस ये ऐसी स्कीम है जो बाजार आधारित है और इस पर कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी स्कीम नहीं है,
इसमें कर्मचारी का जितना अंशदान कटता है महीने में और 10% और सरकार का जो 14% कटता है, ये पैसा फंड मैनेजर्स के पास जाता है। नहीं, लेकिन 60 मुकेश साल जी, की उम्र में देश उसका के जितना प्रधानमंत्री पैसा नरेंद्र कटेगा, मोदी खुद अपनी गारंटी दे रहे हैं, तो आप किस गारंटी की जरूरत है आपको? सर इसमें कोई गारंटी नहीं है। आपके एनपीएस के जो भी लोग अभी रिटायर हुए हैं, जो भी लोग रिटायर हुए हैं, अगर उनका आप एनपीएस के तहत उनका पेंशन देखेंगे तो ओल्ड पेंशन में उनको 35,000 रुपए मिलना चाहिए था और न्यू पेंशन स्कीम में उनको मात्र 2700-2800 रुपया जो है पेंशन मिल रहा है। अच्छा, तो ये कोई गारंटी नहीं देता। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, हमने इसको बाकायदा मेमोरेंडम के रूप में भी दिया है भारत सरकार को, वित्त मंत्री को, कि जितना पैसा हमारा अंशदान कट रहा है सरकार का और कर्मचारी का, 60 साल की आयु के बाद, रिटायर होने के बाद, वो वापस भी मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। सुरेश शर्मा जी, ठीक है। मुकेश जी आप रहे हमारे साथ। सुरेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलेंगे। सुरेश जी, एक द्वंद्व हो गया है और पहले तो इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन अब तो सीधे सीधे हड़ताल का जिक्र किया जा रहा है। केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारी यूनियन इसका हड़ताल का जिक्र कर रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी हो गई। लेकिन इन सब के बीच इसका असर राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां, चूंकि ये केंद्र सरकार ने नया प्रावधान लेकर आई थी, तो वो कहती है कि हम तो अपने अपने राज्यों में ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस ने कर्नाटक में इस बात का जिक्र किया, हिमाचल में इस बात का जिक्र किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने ये नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ये राजनीतिक हथियार भी हो गया है और वो कहते हैं कि हम कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो देखा जाए तो एक तरफ ट्रंप कार्ड बीजेपी मान रही है लाडली बहना को, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि सर आप ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा ट्रंप कार्ड है और आप देखना कि ये दोनों स्कीमें कितना कमाल करती हैं। देखिए मनोज जी, सबसे खास बात यह है कि सरकार कोई भी बना ले, कांग्रेस बना ले या भाजपा बना ले, मध्य प्रदेश की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात, यदि कोई ये कहे कि पेंशन के आधार पर सरकार बनाएंगे, बहुत स्वागत है, बिल्कुल बढ़ाइए। आपके पास यदि राजस्व है तो बांटिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई लाडली बहना के नाम पर बांट रहा है, कोई जो है नारी शक्ति के नाम पर बांट रहा है, आप ओपीएस के नाम पर बांट दीजिए, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि सत्ता में जो बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि एक लोक कल्याणकारी सरकार का काम करे। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा मत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल देश में सरकार चलाई थी और 2003 में अटल जी के जाते जाते ये योजना फाइनल हुई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना 2004 में जारी हुई थी। इसका मतलब ये है कि यदि ये योजना खराब होती या देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनुचित होती, कर्मचारी विरोधी होती, तो मनमोहन सिंह जी जैसा वैश्विक अर्थशास्त्री, जो मान्यता प्राप्त अर्थशास्त्री है, वो इस योजना को ठीक करता। ये एक बात है। अब 2 सवाल मैं अपनी तरफ से उठा रहा हूं। एक कर्मचारी यूनियन, मैं स्वयं पत्रकारों की ट्रेड यूनियन में राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व तो मेरे पास है, मैं ये मान के चलता हूं कि अब ट्रेड यूनियनों का युग समाप्त हो गया और इस प्रकार की ये बातें हैं, ये ट्रेड यूनियनों के माध्यम से ला करके और अपने आप को जीवित रखने का प्रयास है। एक दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि क्या पेंशन जैसी स्कीम के बारे में हमें राष्ट्रव्यापी विमर्श नहीं करना चाहिए? जब एक किसान 12,000 रुपया साल के मध्य प्रदेश का ले रहा है, वरना तो 2,000 रुपए तिमाही आता है, यानी कि 8,000 रुपए। तो जो प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं, तो देश में अन्न उगाने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी खपा देता है और उसको पेंशन के रूप में मात्र साल में 12,000 रुपए मिलते हैं। गरीब आदमी जमीन पर काम करके अपना पूरा का पूरा जीवन और पूरा परिवार दांव पर लगाता है, उसको जो है हम केवल अनाज देते हैं, मुफ्त का अनाज बांट रहे हैं। और जिस कर्मचारी की 2.5 से 5 लाख रुपए तक की, 4 लाख रुपए की तनख्वाह हो गई, वो देश भर की अर्थव्यवस्था को ये कह करके चुनौती दे रहा है कि मुझे पेंशन चाहिए। बिल्कुल पेंशन दी जाना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ में 2 बातें और कहना चाहिए। पहला ये कहना चाहिए कि हर महीने या हर साल में सभी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशन मांग रहे हैं, उनका वर्क ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने कारपोरेट सेक्टर की भांति क्या सरकारी कार्यों को भी उसी अनुरूप निष्पादित किया है जो आज पेंशन मांग रहे हैं। तो काम करने की मामला जब आता है तो ऑडिट, जो वर्क ऑडिट जो है, उसको भी आपको इसी साथ जोड़ना चाहिए ओपीएस की यदि डिमांड होती है तब।
ये बड़ी दूसरी बात बातें, मैं ये बहुत कहना- बड़ी बातें आपने उठाई हैं। दूसरी बात मुकेश दूसरी मुकेश मेरी जी, जी। दूसरी मेरी बात ये है दूसरी मेरी बात ये है कि हम जो है जो जनता हमारे पास आती है तो हम उसके साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं क्या जब हम पेंशन मांगते समय अपने परिवार के सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। तब हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे पास काम करवाने के लिए आ रहा है वो व्यक्ति उसी सामाजिक परिवार की अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा चाहता है। उसको कलेक्ट्रेट के काम निपटाने में परेशानी आती है, मंत्रालय जैसी जगह पर तो वो जा ही नहीं पाता और उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। तो यदि हम अपने परिवार की सोचते हैं तो पूरे देश को पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान करके हमें ये चीज भी साथ जोड़ना चाहिए। ओपीएस का मुझे ओपीएस से कोई आपत्ति नहीं है, पेंशन मिलना चाहिए काम करने के बाद। वेतनमान की जो समीक्षा न्यू पेंशन स्कीम के तहत शुरू हुई है उस समीक्षा के बारे में भी साथ सवाल उठना चाहिए कि जो मुकेश जी, पेंशन आपने का आपने सुरेश शर्मा जी को सुना, कई सारे वाजिब बातें सवाल उन्होंने उठाए हैं और कहा कि अटल जी के समय हुई थी और बाद में देश के बड़े अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी उसको कंटिन्यू किया। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र बताया। आर्थिक सुधार पूरे विश्व में चल रहे हैं और उन्हीं आर्थिक सुधारों के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया। तमाम बातों का जिक्र था। उनका यह कहना है कि इस समय की जो सरकार केंद्र की है उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। इस समय की जो सरकार है जो भूखों के बारे में सोच रही है, उनको अनाज जो अन्न श्री योजना है वो उपलब्ध करा रही है। तो सरकार विस्तार से जो सामूहिकतावाद में सोच रही है, यानी कि सबके बारे में सोच रही है। अगर वो कर्मचारियों के बारे में सोचेगी तो कई सारे बड़े वर्ग हैं वो छूट जाएंगे। आपका क्या कहना? मेरा ये कहना सर, इनकी बात बिल्कुल सही है। कर्मचारी जब राज्य कर्मचारी है, कोई भी सरकार का जो आईना होता है वो राज्य कर्मचारी है जी। सरकार की नीतियों को नीचे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, उसकी सफलता दिलाना, उसको वो सब दिलाना, ये कर्मचारियों की निष्ठा और उनकी कर्तव्य परायणता पर ही निर्भर करता है। तभी सरकार की जो है इमेज क्रिएट होती है। सरकारी कर्मचारी उसका मुखौटा होता है, आईना होता है जी। जो उनकी योजनाओं को नीचे ग्रास रूट तक पहुंचाते हैं। और निश्चित रूप से आज इस डिजिटलाइजेशन के युग में कर्मचारी कहीं भी इधर उधर की वो नहीं कर सकते। जो इन्होंने कहा कि बिल्कुल उनके काम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए और हो रहे हैं। आज उसकी जवाबदेही तय है और उसको ई ऑफिस में सारा काम होता है, ऑनलाइन सारा काम है, उसको टाइमली डिस्पोज ऑफ होते हैं। अगर वो नहीं करेगा जो सवाल शर्मा जी ने उठाया उन सवालों के बारे में आपका क्या कहना है? मैं इतना ही कहता हूं कि सरकार को अगर ये आर्थिक दृष्टि से अगर कर्मचारियों की पेंशन से ही पूर्ति करनी है कि इनसे ही पूर्ति करें, तो मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा जी। एक जनवरी 2004 से पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी इस एनपीएस में शामिल थी। लेकिन वर्ष 2009 में उन्हीं माननीय प्रधानमंत्री जो देश के विश्व के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्यों इसको ओपीएस में पलट दिया? ये नंबर एक उदाहरण। पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऊपर जनरल से लेकर के नीचे कांस्टेबल तक, सिपाही तक, पूरे उसको जो है आपने एनपीएस में थे 1 जनवरी 2004 से, और 2009 में उन्होंने हथियार डालने का फैसला किया और उनको सबको ओपीएस में परिवर्तित कर दिया जी। नंबर दूसरी चीज, भारत के जितने भी एमएलए, एमपी, मंत्री, माननीय जनप्रतिनिधि, ये भी तो ओपीएस में हैं, ये भी तो ओपीएस ले रहे हैं। क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इसकी गारंटी देते हैं कि एनपीएस स्कीम बहुत अच्छी है, जितनी बार विधायक है, जो जितनी बार सांसद है, उतनी बार पेंशन ले रहा है, हाँ, तो इनको क्यों उसमें इनको भी एनपीएस में शामिल किया जाए, तो इनको मालूम पड़े कि क्या गारंटी और क्या नहीं है। इनको क्यों ओपीएस में जो है शामिल किया जा रहा है? ये तो ओपीएस के हकदार ही नहीं है, ये तो जन सेवक है। ये पेंशन जो है ये तो मूल रूप से जो कर्मचारी हैं उनको उनके कार्य की उसके वजह से जो है ये पेंशन देने का काम होता है कि 60 साल जब वो पूरी तन्मय धन से सेवा करते हैं और समाज में जब 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होते हैं तो उनको आत्मसम्मानजनक जीवन यापन करने का एक ये बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। तो इसको जो माननीय सांसदों को और इनको सबको जो ओपीएस में क्यों रख रखा है, जब एनपीएस को बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है और ये बहुत गुणकारी है, तो उन सबको भी इस स्कीम में शामिल होना चाहिए। नहीं, आपने मांग करी है और एक तरह से आपने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है, हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। तो जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी
तब तक आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। और कौन कौन से कर्मचारी संगठन है या कौन कौन से सर्विसेज के लोग हैं जो उसमें शामिल हो रहे हैं? रेलवे के लोग तो हो रहे देखिए हैं। साहब, इस मांग को लेकर के ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जो इस देश का सबसे पुराना 1924 का, आज उसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। अप्रैल 2024 में 100 साल पूरे होंगे। अंग्रेजों के जमाने में वो स्थापना हुई थी। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रपति वीवी गिरी जैसे लोगों ने उसका जो है नेतृत्व किया है। उस फेडरेशन के जो इंडिपेंडेंट है, फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन मूवमेंट में विश्वास करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएट नहीं है। और उस संगठन के लीडर, ऑल इंडिया के रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की संयोजक में, कोऑर्डिनेटरशिप में, अध्यक्षता में इस देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी जो भी एनपीएस के तहत आते हैं, उनके 36 संगठनों ने एक मंच पर आकर एक सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है। और लगातार हम 1 जनवरी माह से 21 जनवरी से हमने दिल्ली में सब संगठनों ने मिलकर के और एकजुटता की और इसकी कार्यकारिणी बनाई और हर माह की 21 तारीख को लंबे लंबे प्रदर्शन किए, सरकार को बाकायदा मेमोरेंडम देते गए और 10 अगस्त को प्योरली कर्मचारियों की बिना किसी यानी राजनीतिक कि पार्टी के संकेत किसी साफ है, सहारे संकेत के। साफ है। विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के आने वाले हैं। तो शर्मा जी, कर्मचारियों ने एक संकेत सरकार को दे दिया है कि भैया अगर चुनाव आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो आपको हमारी मांग माननी पड़ेगी, वरना हम आपके खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ तो आर्थिक सुधारों को लेकर सरकार काम करना चाहती है, दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव भी है, चुनावों का भी दबाव है, वोट का भी दबाव है सुरेश जी। और आप उन वोट के दबाव को देखते हुए काट भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की काट अगर ढूंढी जाए तो चलिए लाडली बहना पकड़ लेते हैं, या कैसे किसके अकाउंट में पैसे डाले जाए, पैसे से भी प्रभावित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के टाइम आप इस तरह की रेवड़ियां बांटते हैं, अकाउंट में पैसे डालते हैं, ये तो सीधी सीधी वोटर के लिए रिश्वत है। तो ये जो एक परिस्थितियां हैं कि आर्थिक सुधार में सरकार करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव भी है, चुनाव दबाव भी है। देखिए, ये तो एक स्वाभाविक रहता है, जब चुनाव होते हैं तो आंदोलन होते ही हैं, इसलिए ये कोई नया नहीं। आप भी मेरे ख्याल से लंबे समय से कवरेज कर रहे हैं और हम भी लंबे समय से इस बात का कवरेज कर रहे हैं कि जो ही चुनाव का 2-3 महीने 6 महीने आते हैं तो कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के, जनता अपनी समस्याओं को लेकर के, टीचर्स अपनी समस्याओं को लेकर के और सड़क पर आ जाते हैं। ये तो राजनेताओं को, चाहे किसी भी दल के हों, उन्हें ये समझ में आता है कि ये एक ऐसा सीजन है जिस सीजन में ये सब चलता ही है और उसी के आधार पर वो कोई न कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि हमारे कर्मचारी जो हैं ये जाग रहे हैं और जागने के बाद जो है सरकारों को चेता रहे हैं। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि हमारे जो ये वरिष्ठ साथी जो बैठे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यदि हमको नहीं दे रहे हैं तो ये विधायक सांसदों का भी पेंशन खत्म करना चाहिए। मुझे लगता है इसको अपने मांग पत्र में शामिल करना चाहिए और हम सब लोग, देश के पत्रकार भी इस बात की डिमांड करेंगे कि ये जो पेंशन का बहुरूपीय पेंशन है कि एक बार विधानसभा का सदस्य है वो विधानसभा की पेंशन लेता है, लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो वो लोकसभा की भी पेंशन लेता है। तो ये जो बहुरूपीय पेंशन ले रहे हैं इसको भी बिल्कुल बंद होना चाहिए और इनको भी संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मध्य प्रदेश का तो दुर्भाग्य है कि राजेंद्र सिंह जो है बुधनी से चुनाव लड़े थे विधानसभा का और मुख्यमंत्री शिवराज जी बन गए और बनने के बाद राजेंद्र सिंह जी सबसे कम समय के विधायक रहे और उनको जो है इसके लिए पेंशन का प्रावधान बदला गया। 5 साल का विधायक था तब पेंशन मिलती थी, अब तो एक दिन शपथ ले लेता है, शपथ लेने के बाद भी विधायक को पेंशन मिलना चालू हो जाती है। ये गलत परिपाटी है, इसका कोई भी समर्थन नहीं। अच्छा, एक चीज शर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि केंद्र की सरकार भी इसके दबाव में आ जाए, वो विचार से करने को तैयार हो जाए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। ये भी मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण देने वाला है, जबकि 3 तारीख को परिणाम आएंगे। कहा जा रहा है कि लाडली बहना मास्टर स्ट्रोक है, ट्रम्प कार्ड है और ओपीएस उसकी काट है। क्या वाकई ये लिटमस टेस्ट के तौर पर निकल कर आएगा 3 तारीख को? नहीं, इसलिए नहीं मानना चाहिए कि कर्मचारियों की संख्या कम है और जो लाभार्थी अन्य क्षेत्रों में हैं उनकी स्थिति है। आपको जानकारी है मनोज जी की अन्य क्षेत्रों में जो है वो महिलाओं ने लाडली बहना वाला एक अपना जो आधार बनाया मतदान का, जो सामान्य लोग हैं, जो राजनीतिक दलों से नहीं बंधे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। और किसानों के दिमाग में ये आया है कि हमें धनतेरस के पहले
लाडली बहना का भी पैसा मिल गया और किस्त जो है केंद्र सरकार ने भी दे दी, तो उनको त्योहार के समय पैसा मिल गया, तो उनका त्योहार ठीक से गया। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। अन्य राज्यों में तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका एक बड़ा असर हुआ है। तो ऐसी स्थिति है। जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं, मेरा ये व्यक्तिगत मत है और बहुत लंबे समय से 35 वर्ष से पत्रकार हूं, मेरा ये लंबा समय है कि दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारियों का आउटपुट सामने आना चाहिए और ईमानदारी वाला जो प्रश्न है उनको। आप बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह के बाद आपने कोई रेलवे समय पर आती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है। सुरेश शर्मा जी, आपने दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई है, क्योंकि अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है, बजट का पैसा जा रहा है, तो उसका मूल्यांकन भी उस तरीके से होना चाहिए। समय का अभाव है, कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेश शर्मा जी का, शुक्रिया करेंगे मुकेश जी का, जिन्होंने विस्तार से इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा की। और कुल मिलाकर देखना होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग धीरे धीरे प्रदेशों से दूसरे प्रदेशों में जा रही है और देश में उठ रही है, उसका कितना असर सरकार पर होता है, दबाव कितना होता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।